हमने लास्ट क्लास में अल्फा डीके स्टार्ट किया था, तो एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं। तो अल्फा डीके क्या है? जहाँ पे आपका एक न्यूक्लियाई जो कि रेडियोएक्टिव है, अनस्टेबल है, और वो स्टेबल होने के लिए एक डॉटर न्यूक्लियाई और साथ में पार्टिकल उसमें डीके होता है। तो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका जो मास नंबर है वो रिड्यूस बाई 4 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाई 2 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने कहा था कि अल्फा डीके इज पॉसिबल फॉर लार्जर न्यूक्लियाई। उसके बाद हमने कहा कि लार्जर न्यूक्लियाई में कूलम्ब रिपल्सन का इफेक्ट डोमिनेट कर, मतलब कि वैसे तो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है जो कि कूलम्ब रिपल्सन के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इन लार्जर न्यूक्लियाई प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इंक्रीज एंड देयरफॉर कूलम्ब रिपल्सन इंक्रीज एंड इट मे रिजल्ट इन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो उस केस में जो स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की है वो रिड्यूस हो सकती है। तो ऐसा रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में देखा गया है। इसके बाद हमने कहा कि जो अल्फा डीके है, जो अल्फा पार्टिकल है, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी 28.3 होती है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अबाउट 7 पॉइंट, मतलब 28.3 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो वो होगी 7 पॉइंट समथिंग। तो अल्फा पार्टिकल एज एन एंटिटी इज मोर स्टेबल। तो जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसमें से अल्फा पार्टिकल की निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे आपके दिमाग में हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्यों नहीं निकलते हैं या कोई और लाइटर न्यूक्लियर क्यों नहीं निकलता है, तो उसके लिए हम अभी आगे आगे देखेंगे। और फिर हमने कहा कि अल्फा डीके होता है स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब यहाँ पे जो क्यू वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद हमने कहा कि जो क्यू वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाई डॉटर न्यूक्लियर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जहाँ पे 98% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी टेकन बाय द अल्फा पार्टिकल क्योंकि वो लाइटर है एज कम्पेयर टू डॉटर न्यूक्लियर वाई। डॉटर न्यूक्लियर आपका हैवियर है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ओनली 2% ऑफ द क्यू वैल्यू होगी, और ये अप्रोक्सीमेट है 2% टू 98%। उसके बाद लास्ट हमने कहा कि क्यू वैल्यू जो है उसकी वैल्यू 5 MeV और 11 MeV के ऑर्डर की हो सकती है इनके बीच में, दैट विल डिपेंड ऑन द पेरेंट न्यूक्लियर। तो ये हुई कुछ प्रॉपर्टीज अल्फा डीके की। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये हमने कल भी कर लिए थे सब। अब अगर हम यहाँ पे ये लिखें एनर्जी रिलीज्ड यानी कि क्यू वैल्यू फॉर वेरियस मोड्स ऑफ डीके ऑफ यूरेनियम 232, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर यूरेनियम 232 है। तो अगर उसमें से पार्टिकल को अगर आपको एमिट कराना है डिफरेंट पार्टिकल्स को, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एमिटेड पार्टिकल और यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्यू वैल्यू। तो देखा ये गया है कि अगर आप यूरेनियम में से न्यूट्रॉन को एमिट कराओ तो क्यू वैल्यू आती है नेगेटिव -7.26। अगर आप प्रोटॉन एमिट कराओ तो आएगी -6.12। अगर आप 1H2 यानी कि न्यूट्रॉन एमिट कराओ तो आएगा -10.70। ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। उसके बाद अगर आपने 1H3 ये न्यूक्लियर एमिट कराया किसमें से? यूरेनियम 232 से, तो आपकी क्यू वैल्यू आई -9.92। ये जो माइनस है इसका मतलब क्या है कि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है बाहर से, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इंस्टेड ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी। इन सब केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन 1H2 1H3 ये अगर एमिट कराने हैं तो एनर्जी रिलीज तो होगी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा बाहर से देनी पड़ेगी, तभी क्यू वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये सभी जो फिनोमिना है ये सब स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये स्टिमुलेटेड है, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। ऑल दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की, अगर आप यूरेनियम 232 में से अल्फा पार्टिकल को एमिट कराते हो तो फिर जो एनर्जी आती है इन दिस केस विल बी पॉजिटिव 5.4। तो ये वाला जो केस होगा ये एक्सोथर्मिक होगा, बाकी सब एंडोथर्मिक है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन या कोई और लाइटर न्यूक्लियाई नहीं निकलेगा अपने आप। अगर आपको निकालना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मान लो हीलियम 5 हो तो उसकी है -2.59। अगर लिथियम 6 को आपको यहाँ से एमिट कराना है तो आएगी -9.79। तो बाकी सब एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। तो स्पॉन्टेनियसली केवल अल्फा पार्टिकल आपको एमिट होता हुआ दिखेगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यूरेनियम 232 92 से आपको मिला थोरियम 228 90 और साथ में अल्फा पार्टिकल। अगर इनके एटॉमिक मास आप यहाँ पे यूज करो और एटॉमिक मास यहाँ पे रखो तो जो क्यू वैल्यू आएगी वो आएगी मास एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम माइनस एटॉमिक मास ऑफ थोरियम माइनस एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इनटू c²। और स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं इनकी रख के अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू 5.41 MeV आ जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल ही एमिट होता है, ना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन या कोई और न्यूक्लियाई। उनकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
बाकी बीटा डीके या गामा डीके वो अलग चीज है, वो भी स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पे फिनोमेना ये हो गया, जहाँ पे कोई लार्जर न्यूक्लियर है जो कि रेडियो एक्टिव है, वहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये करना है कि अल्फा डीके जो टॉपिक है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उस पर आ रहे हैं। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। तो अब हमें लिखना है यहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अल्फा पार्टिकल एंड अल्फा डीके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के अल्फा एंड क्यू वैल्यू। इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्यू वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट क्यू वैल्यू इज इक्वल टू के अल्फा 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई। या हम ये कह सकते हैं कि क्यू वैल्यू इज इक्वल टू के अल्फा 1 प्लस इनके मास नंबर्स लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे a माइनस 4। इससे जो क्यू वैल्यू आएगी वो आएगी के अल्फा a अपॉन a माइनस 4। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी जिस पे हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरी पॉसिबिलिटी वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या आयन हो या न्यूक्लियाई हो, इसको इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आएगी कि अगर आपने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, सभी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव चार्ज, लेट से जिसका चार्ज क्यू है, उसको इंसिडेंट कर रहे हैं विद सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो यहाँ पॉइंट ए है तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट पॉइंट ए, लेट से के। अगर आपने इसको किसी न्यूक्लियाई के सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर इंसिडेंट किया है, लेट द सेंटर बी दिस, तो सेंटर की तरफ किया है, तो ये क्या होगा, क्योंकि इस न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स हैं, इस न्यूक्लियाई में भी पॉजिटिव चार्ज है, और इस न्यूक्लियाई में चार्ज कितना है, इट इज न्यूक्लियस ऑफ चार्ज इक्वल टू ZE, पॉजिटिव ZE। तो और ये जो डिस्टेंस a है ये बहुत दूर है, दिस डिस्टेंस ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इनिशियली इज क्वाइट लार्ज। तो जब ये न्यूक्लियर की तरफ आएगा तो ये डिपेंड करेगा कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अगर आपने एनर्जी ज्यादा दे दी है तो वो ज्यादा पास तक पहुंच जाएगा, एनर्जी कम दी है तो वो कम दूर तक जा पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत पास जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो लेट्स से ये पॉइंट बी तक ही आ पाया, और पॉइंट बी आने के बाद यहाँ से क्या होगा, पॉइंट बी आने के बाद ये टर्न बैक होगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे ये मोमेंटरीली रेस्ट पे आ जाएगा, उसके बाद ही टर्न बैक होगा। अगर आपने बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दी है के ए, तब तो हो सकता है बॉम्बार्ड कर जाए न्यूक्लियाई को, तो हम उतनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, हम उतनी दे रहे हैं कि वो किसी पॉइंट पे जाके वो टर्न बैक हो जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मोमेंटरीली वो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो जाएगी तो इसे हम कहेंगे के बी। ठीक, उसके अलावा इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी भी है यू ए, और बी पॉइंट पे यू बी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। तो ये जो हमने हेडिंग डाली है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या है, तो जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई से कम से कम, यानी कि क्लोजेस्ट जितना ये पहुंच पाए उतनी वो डिस्टेंस होगी आपकी क्लोज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो पॉइंट बी पे जाके टर्न बैक हो गया, तो पॉइंट बी से सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई तक जो डिस्टेंस है डी, इसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और जो पॉइंट ए है वो बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी करें, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी,
total energy at point A and B. तो क्या होगी, kinetic energy at point A plus potential energy at point A will be equal to kinetic energy at point B plus potential energy at point B. तो kinetic energy point A पे हमने इनिशियल दे रखी है, वो हमें पता है, लेट्स से KE. पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ द इनिशियल पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन डिस्टेंस अपॉन आर. एट पॉइंट ए distance r is large, which implies your potential energy at point A will be almost equal to 0. ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस से अगर आप इंसिडेंट कर रहे हो पार्टिकल तो आपका यूए 0 हो जाएगा. और काइनेटिक एनर्जी जो बी पॉइंट पे वो भी 0 है, क्योंकि बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों होगी, क्योंकि मोमेंटली वो रेस्ट पे जाएगा और फिर वापस टर्न बैक करेगा विद 180 डिग्री. तो इन पे आप के यूए के बी और यूबी पे अगर आप वैल्यूज रखो तो यूए भी 0 है और यहाँ पे के भी 0 है. तो अल्टीमेटली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो यहाँ से हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी और काइनेटिक एनर्जी के ए में रिलेशन निकाल सकते हैं. तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं. तो हमने कहा के ए प्लस यू ए इज इक्वल टू के बी प्लस यू बी एट लार्ज डिस्टेंस यू ए 0 एंड एट पॉइंट बी के बी 0, विच इम्प्लाइज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम ये कह सकते हैं फॉर अल्फा पार्टिकल या पहले आप इसको लिख लो कि के ए विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई इनटू चार्ज ऑफ इनिशियल इंसिडेंट पार्टिकल अपॉन डिस्टेंस. और डिस्टेंस बी पे कितनी होगी, बी पे डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो बी पॉइंट पे डिस्टेंस होगी डी, जिसको हमें निकालना है, ये होगी डी. क्योंकि बी पॉइंट पे आपका पार्टिकल यहाँ से टर्न बैक हुआ, तो यहाँ से सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई तक जो डिस्टेंस होगी दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज डी. तो यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बीच में रिलेशन आ गया. अब हम कह रहे हैं फॉर अल्फा पार्टिकल चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू +2e and kinetic energy Ka will be, let's say, K alpha, initial kinetic energy K alpha. So in this case, initial kinetic energy K alpha will be equal to E square upon 4 pi epsilon naught into 2z upon t. So this is the relation between distance of closest approach and initial kinetic energy of the alpha particle. यहाँ पे जो scattering angle है वो कितना है, scattering angle is 180 डिग्री. ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली सेंटर की तरफ इंसिडेंट किया है. अगर आप सेंटर से दूर इंसिडेंट करते तो पार्टिकल इस तरह चला जाता, टर्न बैक नहीं होता. ठीक है, तो ये यहाँ पे स्पेशल केस है, स्कैटरिंग का ये स्पेशल केस है जहाँ पे स्कैटरिंग एंगल आपने 180 डिग्री किया है. उस केस में जो नियरेस्ट डिस्टेंस है उसको हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह दिया. तो डी इज द नियरेस्ट डिस्टेंस व्हेन योर स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री. तो इस पे अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपके एग्जाम में इंसिडेंट पार्टिकल मान लो अल्फा नहीं है और मान लो प्रोटॉन है, तो फिर आप चार्ज क्यू की जगह प्रोटॉन का चार्ज लगाओगे. अगर मान लो न्यूट्रॉन है तो आप न्यूट्रॉन का चार्ज लगा दोगे. तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फॉर प्रोटॉन द चार्ज विल बी ई, फॉर न्यूट्रॉन चार्ज विल बी, न्यूट्रॉन के लिए भी कितना आएगा, वो भी ई आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में भी एक प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो ये भी आएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी इंसिडेंट पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और उससे आप निकाल सकते हो. तो ये हो गया पॉसिबिलिटी नंबर 2. अब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी नंबर 3 की. और यहाँ पे मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो वैल्यू E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है उसकी वैल्यू आपको याद है 1.44 MeV फर्मी. इसको आप यूज कर सकते हो. अगर यहाँ से आपको मान लो वेलोसिटी निकालनी है तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलो पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर. तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो. यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एलो पार्टिकल फ्रॉम दिस फार्मूला. अब हम कर रहे हैं पॉसिबिलिटी नंबर 3 जिस पे क्वेश्चन आ सकता है. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. आपने शायद लिख लिया होगा. So possibility number 3 is impact parameter and nearest distance, nearest कह लो या closest कह लो, nearest या closest distance for any scattering angle theta. तो यहाँ पे अब हम
180 की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोई भी स्कैटरिंग एंगल हो, वो जो 180 के अलावा हो सकता है और 180 हो सकता है, उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर और जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसके बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और ये कब होगा, ये तब होगा जब आप पॉजिटिव चार्ज को, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वहन पॉजिटिव चार्ज जो कि अल्फा पार्टिकल हो सकता है इज इंसिडेंट बल्कि हम लिखेंगे इज नॉट इंसिडेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, इज नॉट इंसिडेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, then scattering angle can be other than 180 डिग्री से थीटा। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लो आपने कोई पॉजिटिव चार्ज या अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट किया टुवर्ड्स सम न्यूक्लियाई, तो इसका जो स्कैटरिंग के बाद जो कर्व आया लेट से ये आया। तो अगर आपके पास मान लो न्यूक्लियाई कहीं यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई और इनिशियल डायरेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस आई दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर वो डिस्टेंस है जो इनिशियल इंसिडेंट डायरेक्शन से सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इम्पैक्ट, और यहाँ ये हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर इज the perpendicular distance from the center of nuclei to the incident direction। अब यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, स्कैटरिंग एंगल वो होगा जो आपका एमिटिव डायरेक्शन है वो और इंसिडेंट डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है, जिस डायरेक्शन से पार्टिकल एमिट हो रहा है और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल इंसिडेंट हुआ है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज स्कैटरिंग एंगल। अब क्वेश्चन ये है कि इस केस में जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी जहां तक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस आ पाया, उसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इसको भी आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह सकते हो, पर जो पहला केस था, इससे पहला जो केस था वो स्पेशल केस था 180 डिग्री का, यहाँ पे पर्टिकुलर जनरल केस है किसी भी एंगल थीटा के लिए। तो हम मान लो ये कह रहे हैं कि जो नियरेस्ट डिस्टेंस है लेट से वो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम कह रहे हैं आर मिनिमम। इसको हम डी से डिनोट नहीं कर रहे, डी को हम 180 के लिए हमने रिजर्व रख लिया कि फॉर 180 डिग्री डी इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर 180 के अलावा कोई भी एंगल है तो उसको हम कह रहे हैं आर मिनिमम। सो दिस डिस्टेंस इज द आर मिनिमम, जहां पे आपका जो इंसिडेंट पॉजिटिव चार्ज है, जो इस केस में लेट से अल्फा पार्टिकल है, वो जो है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस उसने कवर करी, तो सबसे कम डिस्टेंस आर मिनिमम है। अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है जो रिलेशन किस में है, आर मिनिमम इम्पैक्ट पैरामीटर डी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इम्पैक्ट पैरामीटर बी और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी। तो अब हमारे पास रिलेशन है 10 आर मिनिमम इज इक्वल टू डी बाई 2। यहाँ पे डी वही है जो 180 डिग्री पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो आर मिनिमम इज डी अपॉन 2 1 प्लस रूट 1 प्लस 4b स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, और इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे डी जो है वो 180 डिग्री होगा, उस केस में नियरेस्ट डिस्टेंस है। बी यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर है, आर मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस है किसी भी एंगल स्कैटरिंग एंगल थीटा पे। अब यहाँ पे जो है, अब आप ये बताओ कि अगर हमारा स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होता, अगर हम न्यूक्लियाई के जो सेंटर है अगर हम किसी पार्टिकल को उसकी तरफ इंसिडेंट करते हैं तो हमारा टर्न बैक होके थीटा 180 डिग्री होता है। तो इस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, जब हमारा थीटा 180 हो गया तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हमने कहा कि जब आप पार्टिकल को इंसिडेंट करते हो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सेंटर से तो डिस्टेंस 0 आएगी। तो जब आपने इसको इंसिडेंट किया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर है इस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर मिनिमम है वो एक जनरल फॉर्मूला है
अगर आप यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री विच इंप्लाइज बी विल बी इक्वल टू 0, तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में बी को 0 कर दो। बी को 0 करते ही आपका आर मिनिमम कितना हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डी इज द स्पेशल केस ऑफ आर मिनिमम। डी एक स्पेशल केस है जब आपका थीटा 180 डिग्री है, और अगर इसके अलावा कोई और एंगल है तो उस केस में डिस्टेंस जो मिनिमम होगी, वो जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी, वो उसे हमने डिनोट किया आर मिनिमम से। और डी को हम पहले बता चुके हैं, डी क्या है, डी इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या मिनिमम डिस्टेंस भी कह सकते हो, क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन स्कैटरिंग एंगल थीटा इज 180 डिग्री। और डी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो डी का फॉर्मूला आप निकाल के उस फॉर्मूले से यहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पे बचा बी। अब हमारे पास फॉर्मूला बी का भी है जो कि इंपैक्ट पैरामीटर है। अब इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, तो इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है बी इक्वल टू इंपैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल टू डी बाई टू कॉट थीटा बाई टू। यानी कि आपके पास फॉर्मूला बी और डी के बीच में भी है, जहां पे जो इंपैक्ट पैरामीटर बी है दैट इज इक्वल टू डी अपॉन टू कॉट थीटा बाई टू, वेयर थीटा इज स्कैटरिंग एंगल। और डी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं लास्ट स्लाइड में, डी इज ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2z अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये आपका डी है। तो इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो ये हो गया आपकी पॉसिबिलिटी नंबर 3। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पॉसिबिलिटी नंबर 4। और जो ये फॉर्मूला है वो केवल अल्फा पार्टिकल के लिए नहीं है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो आपने न्यूक्लियर की तरफ इंसिडेंट किया, तो उससे जो भी स्कैटरिंग एंगल आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हो, कोई भी आयन हो सकता है, लिथियम का आयन, हीलियम का आयन, हीलियम का आयन का मतलब अल्फा पार्टिकल, उसके अलावा न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम है, एटसेट्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4th पॉसिबिलिटी है, अभी तक जितनी पॉसिबिलिटी हमने करी है, तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। पहली पॉसिबिलिटी थी अल्फा डीके में के अल्फा और क्यू में रिलेशन। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो अल्फा डीके नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी में अल्फा डीके नहीं हुआ है, अल्फा पार्टिकल को बाहर से इंसिडेंट किया है, दैट इज नॉट अल्फा डीके। अल्फा डीके वो होता है जो जिसमें अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई के अंदर फॉर्म हो, इनसाइड न्यूक्लियाई फॉर्म हो और बाहर एमिट करे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज अल्फा डीके, सेकंड इज नॉट अल्फा डीके। सेकंड इज a case where a positive charge is incident towards a positively charged nuclei. थर्ड जो केस है वो भी पॉजिटिव चार्ज बाहर से इंसिडेंट कराया है, वो भी अल्फा डीके नहीं है, अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड है क्वेश्चन, पर अल्फा डीके नहीं है। अब नंबर 4th है पोटेंशियल बैरियर एंड अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियस। यानी कि यहां पे भी हमने अल्फा पार्टिकल या कोई पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल या कोई पॉजिटिव चार्ज आयन एक्सेट्रा, उसको इंसिडेंट कराया। तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जो है वो देखो, अब मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं तो आपको समझ आएगा। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन डिस्टेंस। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, जैसे जैसे आपका, अब अगर आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज को इंसिडेंट कराओगे, लेट्स से यहाँ पे के अल्फा आपने एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, लार्ज डिस्टेंस से आपने इंसिडेंट कराया किसी न्यूक्लियर की तरफ, तो इसको किस तरह का पोटेंशियल बैरियर ओवरकम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, किसी भी न्यूक्लियर के लिए पोटेंशियल की शेप कैसे हो सकती है। अगर हम बात करें तो शेप, ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो इसके अबाउट अगर बात करें तो पोटेंशियल बैरियर की शेप कुछ ऐसे आएगी, आपको कुछ ऐसी मिलेगी। 3 डायमेंशनल में है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर स्फेरिकल होता है इन जनरल, तो ये चारों मतलब हर एक डायरेक्शन में ये शेप है। ऐसी क्यों है, क्योंकि और यहाँ पे ये जो आर है, दिस आर इज रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियर, ठीक है, जिसपे आप इंसिडेंट करा रहे हो। ये न्यूक्लियर लेट से एक्स है, जिसका मास नंबर ए है, जिसका चार्ज है, जिसका एटॉमिक नंबर जेड है। तो यहाँ पे इनसाइड न्यूक्लियाई, ये इनसाइड न्यूक्लियर, जहां तक रेडियस है वो इनसाइड न्यूक्लियाई है, इनसाइड न्यूक्लियाई you have strong attractive nuclear force। तो क्योंकि इनसाइड न्यूक्लियर आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो इसलिए आपको जो पोटेंशियल का जो शेप आ रही है, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, अट्रैक्टिव है। इनसाइड न्यूक्लियाई पोटेंशियल इज अट्रैक्टिव, बट आउटसाइड न्यूक्लियाई पोटेंशियल इज रिपल्सिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विच इंप्लाइज इनसाइड न्यूक्लियस पोटेंशियल इज अट्रैक्टिव। लेकिन आउटसाइड न्यूक्लियर क्या होगा, आउटसाइड न्यूक्लियस
देयर विल बी नो न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स आपकी शॉर्ट रेंज होती है। तो आउटसाइड न्यूक्लियस देयर विल बी ओनली कूलम्ब रिपल्सन। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो कूलम्ब वो रिपेल करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, जो भी पॉजिटिव चार्ज आपने इंसिडेंट किया है। सो आउटसाइड न्यूक्लियाई देयर विल बी रिपल्सन। और वो जो रिपल्सन है उसको हमने यहाँ पे पोटेंशियल से डिनोट किया, तो यहाँ पे आपका रिपल्सिव पोटेंशियल आपको दिख रहा है पॉजिटिव, अट्रैक्टिव पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल की शेप है वो क्या हो रही है, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आएगा वैसे वैसे आपका जो पोटेंशियल की जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एज आर डिक्रीजेस यू इंक्रीजेस, क्योंकि यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे आप जो अल्फा पार्टिकल है वो इस पोटेंशियल के पास आएगा, इस न्यूक्लियाई के पास आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे जाएगी? सरफेस ऑफ द न्यूक्लियाई पे पोटेंशियल एनर्जी यू मैक्स हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि आप के अल्फा मिनिमम कितनी मिनिमम एनर्जी दो के अल्फा को, मतलब अल्फा पार्टिकल को कितनी मिनिमम एनर्जी दो कि वो सरफेस तक पहुंच जाए। के अल्फा मिनिमम इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू जस्ट रीच द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। इससे ज्यादा एनर्जी पे तो बॉम्बार्ड हो ही जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको सरफेस तक पहुंचाना हो तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दे? तो इट इज के अल्फा मिनिमम टू जस्ट रीच द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला ये हो गया दैट के अल्फा मिनिमम विल बी इक्वल टू यू मैक्स। तो के अल्फा मिनिमम यू मैक्स के बराबर होगा। अब यू मैक्स कब मिलेगा आपको? आपको यू मैक्स तब मिलेगा जब आपका जो आर होगा, पहली बात तो यहाँ फॉर्मूला हमने लिखा, क्यू की जगह हमने लिख लिया 2e फॉर अल्फा पार्टिकल, ZE फॉर द न्यूक्लियाई, और आर कितना हो जाएगा यू मैक्स के लिए? कैपिटल आर। दिस आर विल बी कैपिटल आर एट सरफेस ऑफ न्यूक्लियाई, तो इट इज यू मैक्स। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आएगी, तो के अल्फा मिनिमम विल बी इक्वल टू यू मैक्स। तो आप कह सकते हो कि के अल्फा मिनिमम कितना आपको देना पड़ेगा? जितना यू मैक्स होगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z अपॉन आर, वेयर आर विल बी इक्वल टू आर नॉट a raised to power 1/3, where a is the mass number of the nuclei। और r नॉट की वैल्यू जो गिवन है वो लिखोगे, नहीं गिवन है तो 1.2 फर्मी, और एज गिवन इन प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो भी गिवन है वो लिखोगे, नहीं तो 1.2 आप अपने आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पॉसिबिलिटी नंबर 4। अब हम कर रहे हैं लास्ट पॉसिबिलिटी नंबर 5। तो अगर लिख लिया हो तो आगे चले। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है नंबर 5। नंबर 5 है अल्फा डीके एंड पोटेंशियल बैरियर। यानी कि जब आप बाहर से पार्टिकल को इंसिडेंट करते हो तो वो अल्फा डीके नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं अल्फा डीके की, अल्फा डीके एंड पोटेंशियल बैरियर। तो एक्चुअली होगा क्या कि जब आपका कोई न्यूक्लियाई एक्स डीके होगा डॉटर न्यूक्लियाई वाई में, और अल्फा पार्टिकल He4 में, तो जो आपका अल्फा पार्टिकल, जो आपका एक्स न्यूक्लियाई है, इट इज एक्स, उसमें अल्फा पार्टिकल यहां बन गया। मतलब अल्फा पार्टिकल किससे बना है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि एक्स के हैं उससे बना। अब क्या होगा? ये यहां से बाहर निकलना चाहेगा, ओवरकम करना चाहेगा पोटेंशियल बैरियर को बाय द हेल्प ऑफ टनलिंग। जो आप क्वांटम में क्वांटम टनलिंग पढ़ते हो, तो अल्फा पार्टिकल उस टनलिंग वाले प्रोसेस, उस वो टनलिंग है, टनलिंग इफेक्ट, उससे ही बाहर एग्जिट कर पाता है, और उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आप जो है क्वांटम में निकालते हो। तो classically it cannot overcome this potential barrier because kinetic energy of the alpha particle is just 5 to 11 MeV, but potential barrier can be up to 36 MeV depending on the nuclei. So quantum mechanically it can overcome this potential barrier. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये बाहर निकलेगा तो जब ये जस्ट, तो अब क्या बन गया? y बन गया और साथ में अल्फा बन गया। तो जब ये जस्ट सरफेस को टच कर रहा है, हम तब की बात कर रहे हैं जब इसने, तो अब अल्टीमेटली अगर मैं पोटेंशियल बैरियर बनाऊं तो पोटेंशियल बैरियर की शेप एक्चुअली ऐसी है, ये पोटेंशियल बैरियर की शेप है इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे हमने V बनाया पोटेंशियल एनर्जी, तो लेट्स से इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी है यू मैक्स, और ये हमारा न्यूक्लियाई किसका है?
एक्स का है, ये एक्स का न्यूक्लियाई है। यहाँ पे अभी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है। अब जैसे ही एग्जिट करेगा तो पोटेंशियल बैरियर वाई का कैसे बन जाएगा? तो अब ऐसे मानो कि पोटेंशियल जैसे ही एग्जिट करेगा तो अब ये पोटेंशियल बैरियर ये है आपका वाई का, ठीक है। तो जब आपका वाई अल्फा बन गया तो अब एक्स वाई में चेंज हो गया। तो लेट्स से दिस इज वाई। तो वाई आपका कैसा होगा? वाई आपका ऐसा होगा जिसमें मास नंबर a-4 है, एटॉमिक नंबर Z-2 और अल्फा। अब हम ये कह रहे हैं जब अल्फा पार्टिकल जस्ट सरफेस पे है, जब अल्फा पार्टिकल आपका जस्ट सरफेस पे है, लेट्स से यहाँ पे है, ठीक सरफेस पे है। तो जब 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 जस्ट सरफेस पे है तो क्या होगा? इस डायग्राम को मैं फिर से अगर बनाऊं तो लेट्स से दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर अल्फा पार्टिकल। तो जब सरफेस टच कर रहा है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? आर वाई और आर अल्फा का एडिशन। सो डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड वाई विल बी लेट्स से आर, व्हिच इज आर वाई प्लस आर अल्फा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पे? क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब आपका अल्फा पार्टिकल जस्ट सरफेस पे एग्जिट करके जस्ट सरफेस पे आ गया तो सरफेस पे आते ही कूलम रिपल्सन वाली जो फोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उस केस में जो यू मैक्स है वो कितना होगा? तो अब हम क्या लिखेंगे? यू मैक्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द वाई एंड अल्फा। तो यहाँ पे जो यू मैक्स है, जो आप यहाँ पे यू मैक्स निकालना चाह रहे हो, लेट्स से इट इज यू मैक्स। तो यू मैक्स किससे करस्पॉन्डिंग निकलेगा? यू मैक्स उस डिस्टेंस से करस्पॉन्डिंग निकलेगा जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ वाई और सेंटर ऑफ अल्फा के बीच में होगी, जो कि हमने लिखा आर वाई प्लस आर अल्फा। तो यहाँ पे आर लिख लिया जो कि आर वाई प्लस आर अल्फा है। अब यहाँ पे जो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई वो कौन सा होगा? चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई अब यहाँ पे एक्स वाला नहीं होगा क्योंकि एक्स तो वाई में चेंज हो चुका। तो अब यहाँ पे जो चार्ज होगा न्यूक्लियाई का वो होगा Z-2e, ना कि जेड। क्योंकि अब ये क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल को बाहर से इंसिडेंट करने का नहीं है, अब ये क्वेश्चन है अल्फा डीके का, जहाँ पे अल्फा डीके के बाद अल्फा पार्टिकल वाई में चेंज हो गया है। तो इसीलिए हमने इस वाई का जेड लिखा है ना कि एक्स का, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो यू मैक्स को आपको इस तरह से सॉल्व करना है, जहाँ पे आर की वैल्यू होगी आर वाई प्लस आर अल्फा। इसको आप लिख सकते हो आर नॉट और साथ में वाई का मास नंबर कितना? a-4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/3। तो स्मॉल आर की वैल्यू ऐसे निकालनी है और चार्ज ऑफ द न्यूक्लियर के लिए Z-2 रख करना है। तो ये हो गया आपकी पॉसिबिलिटी नंबर 5। अब इन पांचों पॉसिबिलिटी पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं पहले और उसके बाद अल्फा डी के लिए सिलेक्शन रूल पे आएंगे। ठीक है, तो आगे चले क्वेश्चंस पे आए। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो वी मैक्स होता है, वी मैक्स इज फ्रॉम कह लो ऑफ द ऑर्डर ऑफ वी मैक्स इज मेन पोटेंशियल बैरियर जो अल्फा पार्टिकल को ओवरकम करना वो कितना होता है? वी मैक्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 24 टू लेट्स से 30, आप कह सकते 32 MeV डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट न्यूक्लियर फॉर अल्फा डी। और अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से इसको ओवरकम करता है ये बाय द हेल्प ऑफ टनलिंग करता है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो नेक्स्ट, तो अब सबसे पहले आपको करना है आपकी बुकलेट में पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 रिफर टू 2012। तो यहाँ क्या दे रखा है? ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड टू ए हाई एनर्जी E, यहाँ पे एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, टू ए हाई एनर्जी E एंड सॉट एट ए न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन O16। लास्ट स्लाइड ये है। तो ये 7th स्लाइड थी, इसके बाद 8th स्लाइड ये है। अब यहाँ पे देखो, तो अब हमें ये देखना है कि जो हमें 5 केस पढ़े हैं ये कौन सा केस है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ पे इस केस में प्रोटॉन है ना कि अल्फा पार्टिकल, इसका ध्यान देना है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन को आपने इंसिडेंट किया ऑक्सीजन न्यूक्लियस की तरफ, और यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये है कि इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट द कूलम बैरियर एंड रीच द सरफेस ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियस ई मस्ट बी एट लीस्ट। तो जो आपकी इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी है जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ये ई मिनिमम कितनी हो कि ये इस बैरियर को ओवरकम कर दे और कहाँ पहुंच जाए? सरफेस पहुंच जाए। सरफेस का मतलब यू मैक्स के बराबर हो जाए। इसका मतलब हम कहेंगे ई मिनिमम विल बी यू मैक्स, और ये जो डिस्टेंस आएगी जब ये सरफेस पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस आएगी रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से इसका मतलब उन 5 पॉसिबिलिटीज में से ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये पॉसिबिलिटी नंबर
फोर्थ हो गई, पॉसिबिलिटी नंबर फोर्थ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन करो, तो हमें निकालना है ई मिनिमम, कि कम से कम कितनी आप इसमें एनर्जी इनिशियल आप प्रोवाइड कराओ। तो ई मिनिमम विल बी इक्वल टू यू मैक्स विच इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught charge of proton which is E, charge of oxygen which is AT upon radius of the oxygen which is R naught and 16 raised to power 1/3। तो ये आपकी R ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे R नॉट दिया नहीं है, तो उसकी जगह आप 1.2 फर्मी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो कितना आंसर आ रहा है। तो ये हो गया इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लिख लोगे 1.44 MeV फर्मी इंटू 8 अपॉन R नॉट 16 रेज़ टू पावर 1/3। इसको लिख लोगे 1.44 MeV फर्मी इंटू 8 अपॉन 1.2 फर्मी इंटू 16 रेज़ टू पावर 1/3। इसको सॉल्व कर लो, फर्मी से फर्मी कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर MeV में आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? ठीक है, 3.8 MeV ये आ जाएगा, 3.8 MeV। इसका आंसर बेस्ट पॉसिबल आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे R नॉट की वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए हमने 1.2 यूज किया, तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। हो सकता है नहीं, आंसर 3.8 ही आएगा, 3.6 आंसर नहीं है। 3.8 यहाँ पे 3.8 आएगा, जिसको हम 3.66 जो है ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 3, आपकी बुकलेट में है ये। यहाँ पे हमें क्या दिया है, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ आर ए एटम। हमारे पास ये मान लो आर ए का न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स से आर ए एटम का रेडियस ये है, ये एटम है और ये मान लो न्यूक्लियस है। तो आर ए एटम का जो सबसे पहले चार्ज है 88 दे दिया, यानी इसमें Z = 88 है। इसका एटॉमिक रेडियस दे दिया 7 × 10⁻⁻15 मीटर्स। उसके बाद आगे है व्हाट शुड रफली बी द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन इफ इट हैज टू रीच एज क्लोज एज दिस मच फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि स्कैटरिंग एंगल कितना है। तो यहाँ पे हम अपने आप ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने जो प्रोटॉन को इंसिडेंट किया है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस किया है। इसका मतलब हम ये मान के चले कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस किया है प्रोटॉन को इंसिडेंट। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को नहीं किया, प्रोटॉन किया है। तो ये पूछ रहा है अगर मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की केपी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस प्रोटॉन की वेलोसिटी कितनी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। और काइनेटिक एनर्जी है हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। तो अब पूछ रहा है ये व्हाट शुड रफली बी द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन इफ इट हैज टू रीच एज क्लोज एज 10⁻⁻14। तो अगर आपने यहाँ पे इंसिडेंट किया तो कहीं पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टर्न बैक होगा, स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस, इसमें ये पूछा है, जिसको हमने लिखा था पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट में, लिखा पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड में हमें लिखा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस इन्होंने दे दी है, कितनी दी है, 10⁻⁻14 मीटर्स। ये हमें जो हमें डी यूज किया था वो लिखा है, तो ये भी दे दिया। उसके बाद इन्होंने और क्या दे दिया, रेडियस ऑफ द क्लाउड ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आर ए एटम। अच्छा मैंने गलती कर दी, शुरू में न्यूक्लियस का रेडियस था वो, जो मैंने एटॉमिक लिख दिया। तो रेडियस न्यूक्लियस का रेडियस है 7 ये न्यूक्लियर रेडियस था 7 × 10⁻⁻15। एटॉमिक रेडियस बाद में लिखा हुआ है 5 × 10⁻11। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लिख लेते हैं। ये हो गया न्यूक्लियर रेडियस और एटॉमिक रेडियस है आपका 10⁻11 के ऑर्डर का। यानी कि एटॉमिक रेडियस हम कह सकते हैं कि लेट्स से यहाँ तक कह देते हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडियस काफी बड़ा दे रखा है। तो लेट्स से ये हो गया 5 × 10⁻11 मीटर्स, ये आपका एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 डिस्टेंस दे रखी है। क्वेश्चन क्या है कि स्पीड ऑफ द प्रोटॉन कितना होगा कि वो एज क्लोज एज 10⁻⁻14 मीटर पहुंच जाए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए 10⁻14 ही है। जो एक्स्ट्रा आपको दे रखे हैं न्यूक्लियर रेडियस और एटॉमिक रेडियस, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं वो, उसके यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे केपी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। केपी को आप लिख लोगे, केपी को बल्कि आप लिख लो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि हमें तो वी चाहिए ना। तो आप यहाँ पे लिख लो हाफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे दे नहीं रखा है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन आपका जो कांस्टेंट दिए होते हैं वहां पे दे दिया जाता है।
इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियाई 80 अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपको वेलोसिटी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए तो आपका सभी जो क्वांटिटीज होंगी वो एमकेएस में होनी चाहिए, यानी कि एनर्जी भी जूल में होनी चाहिए, ना कि एमईवी में। अगर ऐसा है तो चाहो तो आप पहले एमईवी में कैलकुलेट करके और उसको जूल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं आप देखो यहाँ पे आप ये लिखा हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मास ऑफ प्रोटॉन क्या यूज करना। मास ऑफ प्रोटॉन मैंने आपको याद कराया था, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6724 10⁻⁻27 kg, इसको यूज करना है। और अब देखो कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जाएगा आपका Vp स्क्वायर इज इक्वल टू 2/mp इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू 88/d। अब इनकी वैल्यूज रख दो आप, ये हो जाएगा 2/mp की वैल्यू हो गई 1.6724 10⁻⁻27, ये केजी में है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा 1.44 MeV फर्मी इंटू 88 अपॉन जो डी है, डी आपका कितना हो गया, डी हो गया अगर फर्मी में लिखोगे तो डी हो जाएगा 10 फर्मी, तो ये हो गया 10 फर्मी। अब फर्मी से फर्मी कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये एमईवी है उसको जूल में चेंज कर दो, तो जूल में चेंज करने के लिए जूल एक लार्जर यूनिट है, तो इसीलिए जो अब जूल में चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड कम आना चाहिए, तो हो जाएगा 1.6 10⁻⁻13, तो ये हो गया जूल पर एमईवी, तो आपने जूल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये वीपी स्क्वायर जाएगा, उसको एड कर देना, वीपी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी का जो स्क्वायर आएगा वो उसका आंसर आएगा 24.24683 इंटू 10⁻14, ये अभी वेलोसिटी का स्क्वायर है। इसका रूट कर दो तो आपका वेलोसिटी आ जाएगी 4.9 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए आपसे पूछा है कि यहाँ पे व्हाट शुड रफली बी द स्पीड ऑफ प्रोटॉन इफ इट हैज टू रीच एज क्लोज एज, तो प्रोटॉन को आपने इंसिडेंट किया और इसको सब, और ये जो है कहाँ तक पहुंचा 10⁻⁻14 मीटर तक। तो एज क्लोज एज अगर 10⁻⁻14 तक पहुंचाना है तो उसकी स्पीड कितनी हो, तो उसके लिए हमने ये माना पहले से कि ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर आपने इंसिडेंट किया, यानी कि स्कैटरिंग एंगल 180 वाला यूज किया, जिसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपने डी यूज करी। ठीक है, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो केपी लिख ली, केपी इज इक्वल टू पोटेंशियल, केपी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, जो हमने नंबर सेकंड पॉइंट पे कहा था वो यूज किया है। तो केपी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस ऑफ क्लोज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। तो वहां से ये आपने ये निकाल दिया, जहां पर डी आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच है फॉर स्कैटरिंग एंगल 180। अब हम आगे चलें। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया, इसका आंसर आएगा ये डी, तो डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है गेट 2018 आपकी बुकलेट में पेज नंबर 29। यहाँ पे क्या है, एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड बाय ए थोरियम न्यूक्लियस। तो अब ये क्वेश्चन अल्फा डीके का है, यहाँ पे थोरियम न्यूक्लियस है आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है ड्यू टू अल्फा डीके, assuming the potential to be purely coulombic beyond the point of separation। तो हमने कहा कि जब आपका थोरियम 230 और 90 इससे आपको कोई न्यूक्लियर मिला, लेट्स से y, जो हो जाएगा 226 और 88, यहाँ पे आपको अल्फा पार्टिकल मिल गया। तो जब ये कह रहा है कि अज्यूम करो कि जो पोटेंशियल है प्योरली कोलम्बिक है बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, तो हाइट ऑफ द कूलम्ब वैल्यू पूछिए, यानी मैक्सिमम हाइट। तो हमने कहा था मैक्सिमम हाइट तब करस्पॉन्डिंग टू कब आएगी, जब आपका y और अल्फा जस्ट टच कर रहे होंगे, सरफेस उनके दोनों के आपस में यहाँ पे टच करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका यू मैक्स आएगा वो करस्पॉन्डिंग टू आर होगा। सो यू मैक्स विल बी इक्वल टू 1/4πε0। ये आपका कौन सा हो गया, फिफ्थ पॉसिबिलिटी होगी, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब आपका मैक्सिमम आपको निकालना है, जब पोटेंशियल बैरियर में हाइट मैक्सिमम चाहिए, तो आपका जो ये थ्योरम है वो वाई में कन्वर्ट हो चुका है और आपका अल्फा पार्टिकल सरफेस पे है, अल्फा पार्टिकल आपका सरफेस पे है। ठीक है, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो यू मैक्स हुआ है 1/4πε0 इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e इनटू चार्ज ऑफ y, ना कि थ्योरम। और y का चार्ज कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 2, 88e अपॉन स्मॉल r, वेयर स्मॉल r विल बी, स्मॉल r कितना होगा, स्मॉल r होगा रेडियस ऑफ y प्लस रेडियस ऑफ अल्फा।
तो सबसे पहले आप रेडियस निकाल लो अलग से, तो यह आ जाएगा आपका R नॉट, यहाँ पे R नॉट 12 रखा जाएगा 226 की पावर 1/3, यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 1.3 फर्मी इंटू 226 प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/3। इसको देख लो कितना कितना फर्मी आ गया ये, और फिर बताओ कितना आंसर हुआ। तो ये जो आपकी आर की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 9.98218 फर्मी, और ये इस क्वेश्चन में आपको 2 डेसिमल प्लेस करना है। तो इस वैल्यू को आप कहाँ पे रख दोगे, यू मैक्सिमम में रख दोगे। तो ये आपका है E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 1.44 दे रखी है, इंटू 88 इंटू 2 अपॉन स्मॉल r। अब इनकी वैल्यू रख दो आप, तो ये वैल्यू आएगी 1.44 MeV फर्मी इंटू 88 इंटू 2 अपॉन 9.98218 फर्मी। तो कितना आंसर आ गया, तो ये आ गया आपका 25.38। ये 2 कैसे लिखा, आपका जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का वो 2 है, 2e। अगर प्रोटॉन इंसिडेंट कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो उसका e था, लेकिन यहाँ पे अल्फा टी के है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e, क्योंकि अल्फा में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन से चार्ज 2e। तो ये हो गया 25.38 MeV। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25.38 आएगा एग्जैक्ट, 41 नहीं आएगा, आप कैलकुलेटर से कर लो, यही आएगा। अगर कैलकुलेटर आपका अलाउड है तो कैलकुलेटर से तो एग्जैक्ट करना चाहिए ना, तो यही आएगा 0.38। हम आगे चल रहे हैं। अब आपको करना है ये जो है आपकी बुकलेट में नहीं है, ये असाइनमेंट मैंने कल अल्फा बीटा गामा डी का असाइनमेंट अपलोड कराया होगा। अगर वो हो गया है अपलोड तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, नहीं हुआ तो मैं आज फिर से कर दूंगा। तो थर्ड असाइनमेंट जो है वो अपलोड किया था अल्फा बीटा गामा डी वाला, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लेना, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो। इसको ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट नंबर 3 अल्फा बीटा गामा डी का असाइनमेंट है, जो कल अपलोड हो गया होगा, और अगर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं आपको करा दूंगा। तो उसमें क्वेश्चन ये है, तो ये देखो, और बाकी क्वेश्चन आप लोग करके आना, और फिर हम उसे कल या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ लिया उतना कर लेना। अब आगे है, इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। अल्फा पार्टिकल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 8.3 MeV आर बॉम्बार्डेड ऑन एल्यूमिनियम फॉइल। तो हमने बाहर से एल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट किया एल्यूमिनियम फॉइल पे, जिसका जेड दे रखा है 13। स्कैटर्ड अल्फा आर ऑब्जर्व्ड एट एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग एंगल है, देखो आप में से अंकिता ने कहा कि अपलोड हो गया है, और बाकी यहाँ पे 2 स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट कह रहा हो गया तो शायद हो गया होगा, तो आप और कंफर्म कर लेना। अब हम पहले क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हो गया है, तो कंफर्म है तो हो गया है, तो आप देख लेना ग्रुप में है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आपने इंसिडेंट कराए और स्कैटरिंग एंगल हो गया 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी कि जो हमने आर मिनिमम लिखा था वो निकालना है। अब यहाँ पे डी नहीं है, डी तो आर मिनिमम का स्पेशल केस होता है जब थीटा होता है 180 डिग्री। जब थीटा 60 डिग्री है तब आपको आर मिनिमम निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इन दिस केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था उसको लिखो और उससे आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आर मिनिमम का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, d/2 1 प्लस रूट 1 प्लस 4b² अपॉन d²। आपको ये आर मिनिमम चाहिए। इस आर मिनिमम को आप तब निकाल सकते हो जब आपको बी पता हो और आपको डी पता हो। तो सबसे पहले अगर हम बी निकालें, वेयर इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज d/2 cot θ/2। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, 2b/d की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि 2b/d का स्क्वायर है यहाँ पे इस फॉर्मूले में। तो 2b/d को एक साथ निकाल लो, तो ये हो जाएगा cot 60/2, तो cot 30, तो cot 30 हो जाएगा आपका √3। तो अभी तक आपने 2b/d का स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है। अब आपको d की वैल्यू और चाहिए अलग से, क्योंकि d/2 की मल्टीप्लाई भी है। तो d की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो d का फॉर्मूला आपके पास है E²/4πε0, साथ में 13e एल्यूमिनियम के लिए और 2e अल्फा पार्टिकल के लिए, अपॉन क्या, के अल्फा। तो के अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 8.3। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 8.3 दे रखी है, 8.3 MeV। तो इसको आप सॉल्व कर लो, आ गया 1.44 MeV फर्मी इंटू
13 इंटू 2/8.3 MEV। इसकी वैल्यू आ गई 4.5108 फर्मी। अब इनकी वैल्यूज आप आर मिनिमम में पुट कर दो, तो विच इम्प्लाइज आर मिनिमम इज इक्वल टू 4.5108 बाई 2, 1 प्लस, यहाँ हो गया 1 प्लस √3 स्क्वायर। तो देखो कितना आंसर आ गया। तो यहाँ पे आ रहा है 6.76 फर्मी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गए ये क्वेश्चंस। अब हमें करना है मतलब एक तरह से अल्फा डीके का फाइन स्ट्रक्चर और उसका सिलेक्शन रूल। तो सबसे पहले फाइन स्ट्रक्चर देखते हैं। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूक्लिया है रेडियोएक्टिव CM9, ये क्यूरियम। तो CM96 242, तो इसका कोई एनर्जी लेवल है, ठीक है। यहां से क्यूरियम जो है वो डीके होता है किसमें, प्लूटोनियम में। और जो डीके होता है तो प्लूटोनियम है आपका इवन न्यूक्लियाई। तो प्लूटोनियम का जो स्पिन पैरिटी है वो इवन न्यूक्लियाई की रोटेशनल वाली स्पिन पैरिटी लिखे हैं, तो 0+, 2+, 4+, 6+, ये इसकी रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स है, रोटेशनल, ठीक है। तो जो क्यूरियम डीके हो रहा है अल्फा डीके से, वो ग्राउंड स्टेट में भी डीके हो सकता है। अगर ग्राउंड स्टेट में हो रहा है तो उसको हम लिख रहे हैं लेट्स से अल्फा 1, तो ग्राउंड स्टेट में डीके होने की प्रोबेबिलिटी है 74%। फर्स्ट एक्साइड स्टेट में डीके होने की प्रोबेबिलिटी है लेट्स से अल्फा 2, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2.4%। सेकंड एक्साइड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी लेट्स से अल्फा 3, ये है 0.35%। एंड फोर्थ एक्साइड स्टेट में डीके होने की प्रोबेबिलिटी है, ये इट इज अल्फा 4 एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, लेट्स से 0.0046%। तो कहने का मतलब ये है कि इस डीके में आपको केवल एक अल्फा नहीं मिला, आपको यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ अल्फा मिल गए, सबकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होंगी, ठीक है। तो अगर इसमें हम इसका स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, जहां पे हम एक्स एक्सिस पे लिख रहे हैं अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इन MeV, लेट्स से इट इज 2, 4, 6, 8। और अगर हम यहाँ पे बात करें काउंट्स की कि कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे हैं, तो जो हाइट ऑफ द पीक होगी, स्पेक्ट्रम की जो पीक होगी, हाइट जो होगी, वो बताएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर डिकेइंग। क्योंकि जो आपका सैंपल क्यूरियम का है वो केवल एक ही न्यूक्लियाई नहीं है, देयर कैन बी मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई। यू हैव अ सैंपल व्हिच हैव मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ क्यूरियम, वो सब के सब अल्फा डीके हो रहे हैं, उसमें से कुछ अल्फा 1 से हो रहे हैं, कुछ अल्फा 2 से हो रहे हैं, कुछ अल्फा 3 से हो रहे हैं, कुछ अल्फा 4 से हो रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें आप 100 को मत देखो, ये है। ऐसा हो सकता है कि इसमें अभी और भी एनर्जी हो, मैंने आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बताया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ इसमें बीटा डीके से हो रहा हो, तो कुछ प्रोबेबिलिटी बीटा डीके की भी हो, ठीक है। तो इसीलिए टोटल को आप 100 मत यहाँ पे करो फिलहाल। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे गलती है, लेकिन फिर मैंने कहा यहाँ पे टोटल 100 करने की जरूरत है, यहाँ पे गलती हो गई। ये 2.4 नहीं 24 है, 24 है, ठीक है। इस केस में दिस इज 24, अल्फा 2 इज 24। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि टोटल यहाँ पे 100 होना जरूरी नहीं है, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे भी हैं, ये मैंने अभी यहाँ पे देखा तो 24 है, ये हो गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ न्यूक्लियाई ऐसे जो हो सकता है लेट्स से 20% बीटा डीके में होने की हो, तो इसलिए यहाँ पे 100 को बराबर करना कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ न्यूक्लियाई बीटा से हो जाएंगे, कुछ न्यूक्लियाई बीटा में भी एक्साइड स्टेट हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अब आपने जो क्यूरी क्वेरी थी तो मैंने चेक किया तो 24 हो गया, तो अब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 100 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट एनर्जीज के मिले। सबसे ज्यादा जो आपकी इंटेंसिटी है वो अल्फा 1 वालों की है, या एक तरह से सबसे ज्यादा जो काउंट्स है, तो अल्फा 1 वाले आपको कहीं यहाँ मिल रहे होंगे जिसकी पीक भी सबसे ज्यादा होगी और जिनकी एनर्जीज भी सबसे ज्यादा है। क्योंकि इन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका है, 0+ का और क्यूरियम वाली जो एनर्जी का है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अल्फा 1 वाले की आएगी, एनर्जी भी सबसे ज्यादा और उनका काउंट्स भी सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद अल्फा 2 वाले की है 6 से थोड़ी सी कम, लेट्स से ये
तो इनका काइनेटिक एनर्जी भी कम है, क्योंकि आप देख सकते हो जो डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, वो जो डिफरेंस है क्यूरियम की एनर्जी लेवल का और 2 प्लस का, वो इस 8 इससे कम है अल्फा 1 से, इट इज अल्फा 2। इसका जो काउंट्स है वो भी कम है, लेकिन जो अल्फा 3 अल्फा 4 है वो बहुत कम है। वो इतने कम है कि यहाँ पीक आपको शायद ना भी दिखे। तो मैंने यहाँ पीक दिखा दिया आपको दिखाने के लिए, पर वो इतनी कम होगी कि हो सकता है पीक दिखे ही ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फा 3 एंड लेट्स से इट इज अल्फा 4। तो अल्फा 3 अल्फा 4 ना के बराबर है अगर हम काउंट्स की बात करें। तो इसको हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा स्पेक्ट्रम कहते हैं, जहां पे आपको केवल एक ही लाइन नहीं मिल रही है, एक ही पीक नहीं मिल रही है, आपको नंबर ऑफ पीक्स मिल रही है। और वो तब होगा जब आपका अल्फा डीके में जो डॉटर न्यूक्लियाई बना वो एक्साइटेड स्टेट में बन रहा हो। ठीक है, तो अब हम बात करें लेट्स से अल्फा 2 की, फॉर अल्फा 2। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे इसे। तो अगर अल्फा 2, अब मैं केवल अल्फा 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा 2 जब होगा तो यहाँ पे आपका सी एम है, और यहाँ से अल्फा 2 आपको मिला 2 प्लस, और ये आपका 0 प्लस है, ये आपका हो गया पी यू 238.94, और यहाँ पे है 242.96। एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे तो है प्लूटोनियम का स्टार स्टार हम स्टार नोट करें फॉर एक्साइड स्टेट, और यहाँ पे है पी यू 238। ठीक है, तो जब अल्फा 2 हुआ तो ये जब 2 प्लस पे आया तो यहाँ से ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ग्राउंड स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा तो साथ में यहाँ पे गामा डीके भी होगा, यहाँ गामा पार्टिकल एमिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका गामा डीके होता है वो अल्फा और बीटा के साथ ही निकलता है, साथ ही एमिट होता है। वो कब होता है, जब अल्फा और बीटा डीके में जो आपका डॉटर न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में बने। तो वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो वहां से एक गामा पार्टिकल भी रिलीज होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द क्यू वैल्यू फॉर अल्फा 2, अल्फा 2 जो है उसके लिए क्यू वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उसको देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट में नहीं बना है, एक्साइड स्टेट में बना है। तो इसके लिए जो आप रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन आपकी आएगी CM96 242, यहां से आपको मिला PU, लेकिन PU का स्टार, जिसको आपने लिख दिया 238.94 प्लस हीलियम, जिसको आप कह सकते हो अल्फा 2 प्लस Q। आपको ये क्यों निकालना है, तो आपकी ओरिजिनल रिएक्शन तो ये है, लेकिन इसके बाद एक सेकंड रिएक्शन होगी। वो कौन सी होगी, सेकंड रिएक्शन होगी PU स्टार 238.94, और यहां से ये ग्राउंड स्टेट में आएगा और साथ में फोटोन एमिट होगा। और फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें क्यू निकालना हो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जो यहाँ पे अब देखो यहाँ फोकस करना, इसको बल्कि मैं Q2 लिख लूँ, Q2 फॉर अल्फा 2, Q2 फॉर अल्फा 2। ठीक है, यहाँ पे अगर अल्फा 1 की बात करें तो अल्फा 1 वाली रिएक्शन कौन सी है, अल्फा 1 फॉर अल्फा 1, फॉर अल्फा 1। अल्फा 1 की रिएक्शन कौन सी होगी, अल्फा 1 की होगी जो डायरेक्ट आपको ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, उसके लिए रिएक्शन आएगी 242 CM96। यहाँ पे जो आपका प्लूटोनियम है वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में बनना 238, और प्लस अल्फा पार्टिकल जो कि अल्फा 1 है, और साथ में Q1। तो इसको मैंने Q1 लिखा क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है उसको हम अल्फा 1 कह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे Q1 और Q2 निकालने हैं आपको। तो यहाँ से जो Q1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, Q1 विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Cm माइनस एटॉमिक मास ऑफ Pu माइनस एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, यानी कि अल्फा इनटू C स्क्वायर। इट इज योर Q1। ठीक है, लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं Q2 निकालूं तो Q2 क्या आएगा, Q2 आएगा मास ऑफ Cm माइनस मास ऑफ Pu स्टार, अब ये Pu का नहीं, Pu स्टार का है, माइनस MHE इंटू C स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मास ऑफ Pu स्टार कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हमें पता है कि मास ऑफ Pu स्टार इंटू C स्क्वायर, इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी मास ऑफ Pu इंटू C स्क्वायर प्लस एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड, क्योंकि जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होगी वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगा, और वो एनर्जी लेवल का डिफरेंस का मतलब उनका जो मास होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो होगा। तो अब आप यहाँ पे Pu स्टार की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हो, लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m मास ऑफ प्लूटोनियम स्टार इन इक्वेशन नंबर 2 आपको Q2 मिल जाएगा। तो अगर आपने ये लिख लिया हो तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसे लिख लो अगर जिन पर रह गया है। तो अब आपने सेकंड इक्वेशन में
वैल्यू थी। तो अब यहाँ से हमें मिल गया Q2 इक्वल टू मास ऑफ Cm माइनस, यहाँ पे आपका MPU स्टार है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इट इज इक्वेशन नंबर 2, इसमें आपको MPU स्टार की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर जाएगा MCM माइनस, ये हो जाएगा MPU स्टार C स्क्वायर इक्वल टू MPU C स्क्वायर प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन, यह हो जाएगा MPU माइनस MHE इंटू C स्क्वायर। और क्योंकि आप यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन भी आप इन्वॉल्व करना है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप जो है MPU स्टार आपका नेगेटिव है, तो ये जाएगा माइनस एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि जो इसमें जो फर्स्ट टर्म आई है ये क्या है, ये एक्चुअली Q1 है। तो यहाँ से Q2 हो जाएगा Q1 माइनस E ऑफ फोटोन। ठीक है, तो आपका ये रिलेशन आ गया। तो आप कह सकते हो कि जो आपका Q2 है वो Q1 से कम है। हमने अभी जब ये स्पेक्ट्रम दिखाया था तो आपने क्या कहा था, जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा 1 की है वो ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी अगर अल्फा 1 की ज्यादा है तो ऑब्वियसली Q1 भी ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी अल्फा 2 कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग Q2 भी कम होगा। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, तो Q2 इज लेस देन Q1। अब क्या कर सकते हो आप, अगर आपको करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी चाहिए अल्फा पार्टिकल की, करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल्स K alpha 1 and K alpha 2 can be calculated by Q equal to K alpha 1 plus M alpha upon My। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्योंकि जब आपने यहाँ पे जब आप Q1 या Q2 रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे K alpha 1 या K alpha 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा स्पेक्ट्रम। इस पर कोई न्यूमेरिकल होता है तो आप यहाँ कर सकते हो। अब हम सिलेक्शन रूल पे आते हैं, सिलेक्शन रूल फॉर अल्फा डीके, जिसमें आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी कंजर्व करना होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले। तो अब नेक्स्ट स्लाइड ये है, यहाँ पे आप हेडिंग डालो सिलेक्शन रूल फॉर अल्फा। तो और यहाँ पे है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब J एंड पैरिटी कंजर्वेशन। अब यहाँ फोकस करना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसे समझने की कोशिश करना। किसी भी रिएक्शन में जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ लेंगे, उसकी बात कर रहे हैं, जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ लेंगे तो वहां पे कंजर्वेशन लॉस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। तो किसी भी रिएक्शन में कंजर्वेशन लॉस फॉलो होते हैं, और कंजर्वेशन लॉस फॉलो कराने के बाद हम कह सकते हैं कि वो इंटरेक्शन कौन सा है, वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, वो इंटरेक्शन वीक है, वो इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक्सेट्रा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अल्फा डीके है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये बल्कि जो प्रॉपर्टीज है उसमें लिखवा देना चाहिए था, यहाँ पे फिलहाल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो यहाँ पे सभी 16 कंजर्वेशन लॉस फॉलो होंगे, ऑल 16 विल बी गवर्न्ड इन अल्फा डीके। तो इसमें चार्ज भी कंजर्व होगा, एनर्जी भी कंजर्व होगी, एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी। उसके बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। जब हम एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं तो यहाँ पे स्पिन या ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी J which is एडिशन ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसके अलावा बैरो नंबर कंजर्व होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व होगा, तो उन सब पे हम नहीं जा रहे क्योंकि वो पढ़ाया नहीं है। तो इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी कंजर्व होती है। तो अल्फा डीके में दोनों कंजर्व होंगे। वैसे तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो सभी 16 कंजर्व होंगे। ठीक है, 16 कंजर्वेशन लॉस होते हैं, उस पर हम अभी फिलहाल नहीं बात कर रहे क्योंकि वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात है। अब देखो इस कंजर्वेशन लॉस को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो J है वो किसी भी न्यूक्लियाई के लिए मैंने आपको सेल मॉडल से निकलवाया था। J का मतलब स्पिन पैरिटी, स्पिन, J का मतलब स्पिन। तो जो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पिन कहते हैं वो एक्चुअली टोटल मोमेंटम होता है। तो जो हमने सेल मॉडल से निकालते हैं, तो आप ये मानो कि आप अगर सेल मॉडल से निकालो और ये यहाँ पे रेस्ट में डीके हो रहा है, तो इसका जो J आएगा, J ऑफ X
वो आप सेल मॉडल से निकाल लोगे या वो क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। तो आपको एक्स का स्पिन और पैरिटी भी जो है दे रखी होगी या सेल मॉडल से निकाल लोगे। अब आपने मान लो ये निकाल लिया। अब क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं, पहले तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर देखो ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कब आता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कब आता है? जब आपका रिलेटिव मोशन हो। अगर मान लो कोई टारगेट है और दूसरा इंसिडेंट पार्टिकल इसके अबाउट आपने यहाँ पे इंसिडेंट कराया, तो जो आपका ए पार्टिकल है वो बी के अबाउट बी के रिलेटिव कोई मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज कट रही है, तो हो सकता है उनका नेट प्रॉब्लम हो, तो मैं थोड़ा फिर से बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कब आता है? जब आपका पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। तो तब हमारा, तो ऐसे मानो कि अगर आपने यहाँ पे अगर मान लो कोई पार्टिकल ए आपने इंसिडेंट किया इस डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो जो आर है वो है इस डायरेक्शन में, इट इज आर। तो यहाँ से आप आर क्रॉस पी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन है तो एल आ गया। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो एल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा डीके एक डीके की रिएक्शन है, तो उसमें रिलेटिव मोशन नहीं है। फॉर द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में तो रिलेटिव मोशन है, पर फॉर रिएक्टेंट क्योंकि एक्स केवल एक ही न्यूक्लियाई है, वो डैश पे डीके हो रहा है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, सो देयरफॉर एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। या आप कह सकते हो कि एल फॉर रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पे एक्स ही है, तो एल फॉर रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, हम उन सबको यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी जे आई, वो हमने लिख लिया। यहाँ पे भी जो जे एक्स है वो एक्चुअली जे ऑफ रिएक्टेंट्स है, क्योंकि जो जे है एक्स का वही पूरे सभी रिएक्टेंट्स का है। तो जे फॉर रिएक्टेंट इज इक्वल टू जे एक्स, एल फॉर रिएक्टेंट इज इक्वल टू 0, बिकॉज इन दिस केस देयर इज नो रिलेटिव मोशन फॉर द रिएक्टेंट्स। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट में कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज हैं? एक तो जे वाई है, जे वाई है जो कि सेल मॉडल से निकाल लो या दे रखा होगा। एक जे अल्फा है जो कि 0 होता है क्योंकि ये इवन न्यूक्लियाई। तो ये इवन न्यूक्लियाई है, तो आपका जो यहाँ पे जे है वो 0 होगा, जे अल्फा। अब क्या है कि जब आपका वाई और अल्फा बनेगा तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो यहाँ पे एल ऑफ द, इसको मैं लिख रहा हूँ एल ऑफ प्रोडक्ट्स, तो एल ऑफ प्रोडक्ट्स को मैं केवल एलपी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एल ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे जे ऑफ रिएक्टेंट्स जिसको जे आर लिखा वो तो हो गया जे एक्स। अब यहाँ पे एलपी भी आएगा क्योंकि एलपी जो है वो आपका रिलेटिव मोशन की वजह से इसमें एल आएगा, ठीक है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन वाई एंड अल्फा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई conservation of total angular momentum. By conservation of total angular momentum, your J of reactants should be equal to J of products. And what is the J of products? J of products will be vector addition of JY, J alpha and LP. जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन सबका वेक्टर एडिशन विल बी योर J of the products. यहाँ पे J alpha 0 है तो आप लिख सकते हो सिर्फ JY और LP, क्योंकि जे अल्फा इज 0। तो अल्टीमेटली जेपी ये है और जे आर कितना है? जे आर आपका सिर्फ जे एक्स है। तो इसको आप लिख सकते हो इट मींस दैट जे एक्स विल बी इक्वल टू जे वाई प्लस एलपी। यहाँ पे एलपी को एल अल्फा भी लिख लेते हैं, लेकिन मैं प्रोडक्ट से लिख रहा हूँ, आप इसको एल अल्फा भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव मोशन का एल अल्फा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का रिलेटिव मोशन है तो उसको मैंने एलपी लिख दिया, एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपने लिख दिया एलपी। तो अभी आपने यहाँ पे किया कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम से ही आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि इफ jx एंड jy आर नोन, अगर jx jy पता हो तो यहां से LP की वैल्यू आ जाएगी jx माइनस jy टू jx प्लस jy विद डिफरेंस ऑफ 1, विद डिफरेंस ऑफ 1। और L की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, L की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, ठीक है। ये तो बात हो गई कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी की, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी कैसे करते हैं। तो पॉसिबल एल की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं हम। तो अब हमें करना है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी ऐसे करते हैं, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है, नेक्स्ट से ये है, और जो पैरिटी है वो पार्टिकल की भी होती है, न्यूक्लियर की भी होती है। न्यूक्लियर की पैरिटी मैंने आपको सेल मॉडल में बता दी है, और पार्टिकल्स की पैरिटी मैं आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स में बता दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पे तीनों न्यूक्लियर अल्फा डीके में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एल ऑफ द रिएक्टेंट्स एल आर है, एल ऑफ द प्रोडक्ट्स एल पी है, और जो पैरिटीज है पार्टिकल्स की जो पैरिटीज है वो मान लो पी ए, पी एक्स, पी वाई और पी बी है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी कब होगा? कंजर्वेशन पैरिटी तब होगा जब पैरिटी ऑफ ए इंटू पैरिटी ऑफ एक्स इंटू -1 की पावर एल ऑफ आर शुड बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ y इंटू पैरिटी ऑफ b इंटू -1 की पावर l ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैं उसको आंसर दे रहा हूं, पहले आप पैरिटी फोकस करो। अगर पैरिटीज आपको सभी पार्टिकल्स न्यूक्लियर की पता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी ऑफ a इंटू पैरिटी ऑफ x, क्योंकि पैरिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इस पैरिटी में वेक्टर से करते हैं ना कि एडिशन से। चार्ज होता तो सिंपल ऐड करते हैं, पैरिटी में आपको वेक्टर मतलब वो करना होता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो पैरिटी ऑफ a इंटू पैरिटी ऑफ x इंटू -1 की पावर l ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ y पैरिटी ऑफ b माइनस a, ठीक है। तो अब यही बात अगर हम अल्फा डीके में करें, तो अल्फा डीके एक्चुअली ये अल्फा डीके का रिएक्शन है। यहाँ पे आपका l ऑफ रिएक्टेंट्स तो 0 है, एल ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी हमने पहले निकाला उससे निकालेंगे। अब यहाँ पे पैरिटी ऑफ एक्स मान लो ये है, पैरिटी ऑफ वाई मान लो ये है, और पैरिटी ऑफ अल्फा, वैसे तुम्हें पता है पैरिटी ऑफ अल्फा हमेशा +1 यानी कि इवन आती है, क्योंकि इवन न्यूक्लियर है, इसके लिए पैरिटी इवन होती है, तो ये पता है। तो इसमें बाय कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी क्या आएगा? पैरिटी ऑफ एक्स इंटू -1 की पावर एल ऑफ आर शुड बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ वाई इंटू पैरिटी ऑफ अल्फा इंटू -1 की पावर एल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये आएगा पैरिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एल आर की वैल्यू 0 है तो -1 की पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा पैरिटी ऑफ वाई, पैरिटी ऑफ अल्फा +1 है तो उसको घटा दिया हमने, ये आया अब -1 की पावर एल पी, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि अल्फा डीके में कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी होनी चाहिए, तो कंक्लूजन क्या निकल गया? ये अल्टीमेटली ये इसको हमें यूज करना है। तो पेरेंट न्यूक्लियर की जो पैरिटी होगी और जो डॉटर न्यूक्लियर की होगी उनमें ये रिलेशन है। अब हम ये लिख रहे हैं, अब या तो कंक्लूजन ये निकल गया, इफ px and py पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियर की पैरिटी, ठीक है। इफ px and py have same parity then lp must be, क्या होगा LP बताओ? इवन होगा या और होगा? अगर px और py की पैरिटी सेम है, सेम का मतलब दोनों इवन है या दोनों ऑड है। इवन के लिए लिखते हैं +1, ऑड के लिए लिखते हैं -1। अगर दोनों +1 है तो LP क्या आएगा? इवन आएगा, देन LP मस्ट बी इवन, यानी हम कह सकते हैं 0 1 2 3 एक्सेट्रा। और दूसरा, इफ px and py have opposite parities या different parities कह सकते हो, opposite parities, then LP must be odd, यानी कि आप कह सकते हो मैंने ये गलत लिख दिया, ऊपर आएगा 0 2 4 क्योंकि इवन है, ये आएगा 0 2 4 एक्सेट्रा, और नीचे आएगा 1 3 5 एक्सेट्रा, इसमें ठीक है ये वैल्यू आएगी। तो ये कंक्लूजन हो गया। तो अब हम जो है क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि टाइम कम है, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और इससे पहले जिसने क्वेश्चन पूछा था मैं फिर से बता रहा हूँ, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स क्या होगा? जितने भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है सबका वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे jy है, j अल्फा है, और साथ में इन दोनों का रिलेटिव मोशन की वजह से l है, तो इन तीनों का जब वेक्टर एडिशन करेंगे तब आपका j आएगा। अब आपको कोई पूछे कि स्पिन क्यों नहीं आया इसमें, तो जो j है, आपने जो j लिखा है jy j अल्फा, वो स्पिन और एंगुलर स्पिन और ऑर्बिटल का एडिशन है। तो स्पिन ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियाई ऑलरेडी ऐड हो चुका है l में, और उससे j बन चुका है। अब जो आपका y और अल्फा पार्टिकल रिएक्शन में है, उनका जो रेडियल मोशन है उसकी वजह से जो l आया है उसको ऐड कर दिया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका रिएक्टेंट्स का आ गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका प्रोडक्ट्स का आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। अब मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है, ये क्वेश्चन वैसे नेट का है, और मैं सोच रहा था इससे पहले कोई क्वेश्चन आपको करा दूं, ताकि लेकिन टाइम चलो देखते हैं पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि जो है फिर नेट वाले पे आते हैं। तो अब आप क्वेश्चन करो ये वाला, और फिर नेट वाले पे आएंगे, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। डायरेक्ट नेट वाले पहुंचेंगे तो शायद थोड़ा कठिन लगे आपको। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ,
ये है, यहाँ पे मैंने एक आपको एक डायग्राम ये दिया जहाँ पे आपका पेरेंट न्यूक्लियाई मान लो Ni है, उसकी पैरिटी है 1+, वहां से जो डॉटर न्यूक्लियाई है उनकी पैरिटीज है 3 - 0+। डॉटर न्यूक्लियाई आपका है ऑक्सीजन 8 16। लेट्स से इट इज अल्फा 1, इट इज अल्फा 2। जेपी की वैल्यूज गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दीज अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डीकेज आर पॉसिबल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्शन रूल आके देखोगे कि इनमें से अल्फा 1 अल्फा 2 में से कौन सा पॉसिबल है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, अब मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो सॉल्यूशन है फॉर अल्फा 1। सबसे पहले अल्फा 1 की बात करें। अल्फा 1 के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से Jx इज इक्वल टू Jy प्लस LP, और आपको Jx Jy पता है। अल्फा 1 के लिए Jx क्या है 1+, और Jy क्या है 3-। पैरिटीज पता है और J पता है। तो यहां से सबसे पहले आप L की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई, मैंने आपसे क्या कहा था, Jx - Jy टू Jx प्लस Jy। तो L की वैल्यू आपकी निकल गई 3 - 1 टू 3 + 1 का मॉड। तो ये आ गया आपके पास 2 2 3 4। 3 पॉसिबल वैल्यू आई L की। ठीक है, अब क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी से, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी के लिए हमने क्या कहा था कि पैरिटी ऑफ x, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो हमने कहा था पैरिटी ऑफ x शुड बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ y इनटू -1 की पावर LP। अब पैरिटी ऑफ x आपको पता है कितनी है +1, पैरिटी ऑफ y कितना है -1 इनटू -1 की पावर LP। अगर पैरिटीज अपोजिट है x और y की, तो LP की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऑड। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि LP इज इक्वल टू ऑड। तो यहाँ से ऑड की वैल्यू 3 आएगी, इसका मतलब LP की वैल्यू 3 है, और 3 आपकी कैलकुलेशन में आ रही है, इसका मतलब अल्फा 1 इज पॉसिबल। अगर LP की वैल्यू ऑड आनी चाहिए, जब आपका x और y की पैरिटी अपोजिट हो, तो LP की वैल्यू ऑड आनी चाहिए, और कैलकुलेशन से आपकी L की वैल्यू 3 यहाँ पे ऑड पॉसिबल है। तो आप कहोगे कि एक तो अगर आपसे पूछा, एक चीज और यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो वो आंसर 3 आएगा। तो अल्फा, तो L की वैल्यू भी निकल गई, साथ में आपने कह दिया क्योंकि L ऑड यहाँ पे कैलकुलेशन में है, व्हिच इंप्लाइज अल्फा 1 इज पॉसिबल। अब हम बात करेंगे अल्फा 2 की। ठीक है, नाउ फॉर अल्फा 2। अल्फा 2 के लिए Jx से Jy प्लस LP। Jx की वैल्यू तो 1+ ही है, लेकिन Jy की वैल्यू है 0+। यहाँ से अगर आपने LP की वैल्यू निकाली तो y कितनी 1 - 0 से लेके 1+0, केवल 1 आई, केवल 1 आई, 1 - 0 से लेके 1+0 यानी ओनली 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। हमने क्या कहा था कि अगर पैरिटी सेम है, जो किस केस में है, अगर पैरिटी सेम है, यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 है, तो उस केस में LP की वैल्यू इवन होनी चाहिए, LP शुड बी इवन। लेकिन आपको इवन की वैल्यू क्या मिल रही है, नहीं मिल रही। आपकी यहाँ पे सिर्फ 1 वैल्यू मिली है, आपको L की वैल्यू इवन नहीं मिल रही। इसका मतलब अल्फा 2 इज नॉट पॉसिबल। वी डू नॉट हैव LP इक्वल टू इवन, thus अल्फा 2 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो जो नेट वाला क्वेश्चन है ये अब आपके लिए होमवर्क है, इसको आप नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे। और साथ में जो असाइनमेंट है, अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन इस तरह का है अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड, अल्फा डी के आपका पूरा हो चुका है, अब हमें बीटा डी के स्टार्ट करना है। आपके असाइनमेंट में कोई भी अल्फा डी का क्वेश्चन हो वो आप करके आना। साथ में ये पेज नंबर 26 आपके बुकलेट में है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, और ये सिलेक्शन रूल अल्फा डी के का ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सर वो जो हमने पोटेंशियल बनाए थे वो तो हमने सर खुद से ही वो किए थे ना। देखिए पोटेंशियल तो जब न्यूट्रॉन प्रॉब्लम करते हैं तो डिफरेंट पोटेंशियल यूज करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे मोर और लेस पोटेंशियल इस तरह का है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस से कम होने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो हमने ये से बनाई है। स्लाइड नंबर 9 ये है। नाइन्थ ये हो गई, उसके बाद 10th स्लाइड ये है।
और 12 और 10th होगी, 11th और 12th ये। और इसके बाद जो हमने अभी यहाँ पे किया है क्वेश्चन, वो ये वाली स्लाइड है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड तो खैर ये है, ये तो हमने कल भी की थी। अब कौन सी? सेकंड ये है। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, अल्फा डीके वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये वाली। और आगे, और सर थोड़ा, यस मतलब बताओ इससे आगे चले पीछे? और आगे ये थोड़ा, एक और सर, और बस सर इसके बैक करिए ना जरा। अब आप पूछो जो पूछ रहे थे। आप पूछो। सर जो थर्ड केस है जिसमें इम्पैक्ट पैरामीटर एंड नियरेस्ट डिस्टेंस फॉर एनी स्टैटरिंग एंगल के लिए आपने सर ये जो फार्मूला लिखाया है, तो सर ये डायरेक्ट है या इसका कोई डेरिवेशन वगैरह भी है? नहीं, ऑब्वियसली डेरिवेशन है, लेकिन बहुत लंबा है इसलिए वो छोड़ दिया मैंने। अच्छा सर। और सर ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो ये तो समझ में आता कि हाँ ठीक है, ये तो है जान, मतलब पहले से समझा हुआ है, लेकिन ये वाला थोड़ा नया लगा इसलिए मैंने पूछा सर। नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो डेरिवेशन कुछ ज्यादा लंबा है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूला को याद रखो बस। अच्छा सर, थैंक यू सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? सर लास्ट वाली साइड से एक बैक ध्यान, ये वाली सर, नहीं पीछे सर। सर इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? मतलब jy प्लस lp लिखे आप, तो jy क्या स्पिन एंगुलर मोमेंटम है क्या? jy टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द y न्यूक्लियाई है, तो ठीक है। lp रिलेटिव मोशन के लिए दो पार्टिकल के बीच हाँ में। हाँ हाँ। ओके। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे ये होता है लेट्स से a प्लस b इक्वल टू c प्लस d प्लस e, तो यहाँ पे j ऑफ रिएक्टेंट आता j ऑफ a, j ऑफ b प्लस l ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो a और b का रिलेटिव मोशन की वजह से, पर क्योंकि डी की रिएक्शन थी इसलिए रिलेटिव मोशन था नहीं। ओके, ठीक है। ऐसी j ऑफ प्रोडक्ट आएगा j ऑफ c प्लस j ऑफ d प्लस j ऑफ e प्लस l ऑफ द रिएक्टेंट, जो इन तीनों का रिलेटिव मोशन होगा। ये ओके सर। तो हमने यहाँ पे जो है j ऑफ अल्फा चेक कर दिया, j ऑफ अल्फा 0 होता है इसलिए हट गया, अदरवाइज j ऑफ अल्फा भी ऐड होता है। तो j ओके इवन न्यूक्लियर। हाँ, इवन न्यूक्लियर के लिए सेल मॉडल कहता है कि j विल बी इक्वल टू 0। ओके सर। लेकिन अगर बाय चांस उन्होंने कह दिया कि अल्फा पार्टिकल भी एक्साइटेड स्टेट में बना है, हालांकि बनता नहीं है, मान लो वो भी अल्फा एक्साइटेड स्टेट में बना है, तो उसको अगर j दे दिया तो उसको भी यूज करेंगे फिर। ओके, एक्सक्यूज मी सर, सर जो लास्ट सेकंड स्लाइड है एक बार दिखाना सर। ये है ये सर इसमें जो लास्ट लाइन लिखी है एलपी, नहीं ये नहीं सर, वो लास्ट जो क्वेश्चन सोल्व किया था सर, इसमें लिखा सर एलपी कैन नॉट बी इवन। हाँ जी ये सर, ये एलपी के सर 2 और 4 वैल्यूज आई हैं सर, ये समझ नहीं आया, तो फिर इवन क्यों नहीं ले सकते? अल्फा 1 के लिए, अल्फा 2 के लिए सर, ये लास्ट में लिखा ना सर वी डू नॉट हैव एलपी इवन, ये एलपी की 3 वैल्यूज आई थी ना सर, 2 तीन कहाँ आई? आप अल्फा, ये बात हमने अल्फा 2 के लिए लिखी है, अल्फा 2 की तो केवल ये वैल्यू है 1। ओके सर, ओके कंफ्यूज है सर, थैंक यू। अल्फा 1 को अलग किया, अल्फा 2 को अलग किया। ठीक है सर। अब हाँ तो स्लाइड नंबर एक मिनट, स्लाइड नंबर 7 ये है जिन्होंने भी पूछा है। ठीक है, तो अब इस क्लास को एंड करेगा। ठीक है, तो मैं इसे एंड करता हूँ।